हेलो नमस्कार, मैं हूँ भावना शर्मा। आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान का खास पॉडकास्ट शो। हमारे मन में अक्सर हजार सवाल होते हैं, पर जवाब देने के लिए कोई नहीं होता। लेकिन आज उन सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे एक्सपर्ट सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वीवी अग्रवाल, करंटली वर्किंग एज सीनियर प्रोफेसर एंड हेड कार्डियोलॉजी यूनिट एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमत राजस्थान में। धन्यवाद। सर, आपसे सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब भी हम हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट अटैक एक मन में हमारे आता है, लेकिन हार्ट अटैक के अलावा क्या क्या समस्याएं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लोग? आम पब्लिक की धारणा हार्ट अटैक से काफ़ी डरावनी वाली होती है। हार्ट अटैक इसलिए डरते हैं कि उसमें सडन डेथ हो जाती है, और अगर डेथ नहीं भी होती है तो हार्ट कमज़ोर हो जाता है। सारी ज़िंदगी भर के लिए इंसान को है ना एक क्रिपल्ड लाइफ जीनी पड़ती है। अब हार्ट अटैक ही एक हार्ट डिजीज़ नहीं होती है। हार्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है हार्ट अटैक के अलावा भी, वो भी जानना उतना ही ज़रूरी है। जैसे जन्म से अगर बच्चे के जन्मजात कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती है, किसी के छेद होता है, तरह तरह किसी के वाल सिकुड़ा हुआ होता है, किसी के आर्टरीज उल्टी पुल्टी होती है। ये जो कैटेगरी है ये आती है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, जो कि बचपन के अंदर ही पकड़ में आ जाती है। और कुछ ऐसी होती है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ जो आसानी से सहन करके यंग एज, इवन मिडिल एज और लेट एज तक पता लगती है, वो टॉलरेट कर लेता है इंसान। उसके बारे में पता नहीं, कई बार ऐसा होता है जैसे हम देखते हैं 50 ईयर्स का आया, रूटीन चेकअप करा, मालूम पड़ा हार्ट पे छेद है, वो कहता है हमें तो पता ही नहीं है। तो ये ऐसी अचानक से पकड़ में आती है बीमारी जिसके सिम्टम्स नहीं होते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट किस्म की डिजीज़ होती है कंजेनिटल हार्ट। लेकिन ज़्यादातर जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती है वो सीरियस जो होती है वो बचपन में उनका ऑपरेशन हो जाता है, कुछ करने लगता है। ये तो हुई एक कैटेगरी। दूसरी, जो 5 से 15 साल के बीच के अंदर बच्चे ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं, उनके बार बार सोर थ्रोट इन्फेक्शन होते हैं। मैं इसलिए हाईलाइट करना चाहूँगा कि अपने डेवलपिंग कंट्रीज़ में ख़ास तौर से इसको कहते हैं रोमेटिक हार्ट डिजीज़। रोमेटिक फीवर एक फीवर होता है जो बचपन में होता है, ख़ास तौर से 5 से 15 साल के बीच में। और क्यों होता है? बार बार गले में सोर थ्रोट इन्फेक्शन होता है। इस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं, खासतौर से क्राउडी एरिया, अनहाइजीनिक एरिया होता है, उसमें अगर सोर थ्रोट होता है, टॉन्सिलाइटिस हो गया, फेरिंजाइटिस हो गया, उसको लोग 2 दिन इलाज लेके छोड़ देते हैं, 3 दिन इलाज लेके छोड़ देते हैं, जबकि वो सबसे खतरनाक चीज़ है। उसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। बचपन में अगर गला बार बार ख़राब हो रहा है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। क्यों कि उस समय अगर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन कहलाता है वो थ्रोट में, वो क्रॉस रिएक्ट करता है बॉडी के अंदर, और कुछ समय बाद में वो रोमेटिक फीवर करके मैनिफेस्ट करता है। वो हो सकता है कुछ महीने भी हो जाए, हो सकता है कुछ साल भी हो जाए। जब रोमेटिक फीवर होता है, जो जोड़ों में दर्द होता है, छोटे में बड़ों में जोड़ों में दर्द होता है, उस समय लगता है इसको घटिया हो गया। घटिया नहीं है, वो रोमेटिक फीवर है। रोमेटिक फीवर का डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत महत्व है, क्योंकि यंग एज में हार्ट के वाल्व खराब हो जाते हैं। हार्ट के वाल्व या तो सिकुड़ सकते हैं या हार्ट के वाल्व लीकेज हो सकते हैं। एक वाल्व में भी खराब हो सकती है, 2 वाल्व में भी खराब हो सकती है, 3 वाल्व में भी खराब हो सकती है। आप अगर उस समय उसके पेशेंट को पता नहीं है, घर वालों को पता नहीं है, या उनकी नेग्लिजेंस की वजह से भाई थोड़ा सा चलते सांस फूलती है या धड़कन होती है, कुछ नहीं है, नेगलेक्ट कर देते हैं, स्पेशली गाँव के अंदर, या ज़्यादा कम पढ़े लिखे हैं वहाँ पर। ऐसी कंडीशंस के अंदर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 30 साल का, 25 साल का, कई बार तो शादी के बाद में मालूम पड़ा साहब ये थक जाती है या थक जाता है, तो जैसे हम 2D इकोकार्डियोग्राफी जांच करते हैं, उसमें पता लग जाता है कि हार्ट का वाल्व तो सिकुड़ गया बहुत ज़्यादा, और हार्ट का वाल्व लीकेज हो गया, उससे हार्ट की मांसपेशियाँ भी कमज़ोर हो गई है। तो ये स्थिति क्या है, उनकी यंग एज में उनको क्रिपल्ड कर देती है, पूरी ज़िंदगी अफेक्ट हो जाती है। अगर हार्ट का वाल्व चेंज करना पड़ता है इस एज में, तो ज़िंदगी भर उसको खून पतला करने की दवाई लेनी पड़ती है। तो इस मुद्दे के ऊपर ज़्यादातर बात ही नहीं करते कोई, हमेशा सप्रेस रहती है चीज़ें, और ये अधिकतर होती है पुअर इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वालों को, जो क्राउडी एरिया में रहते हैं, हाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हार्ट के वाल्व के अंदर जो जन्मजात के अलावा होती है वो होती है रोमेटिक हार्ट डिजीज़। अगर आप इसके बाद में बात करते हैं तो हार्ट की मांसपेशियों की, हार्ट की मांसपेशियाँ बहुत ज़रूरी होती है हार्ट को पंप करने के लिए। हार्ट क्या है? एक पंप है बेसिकली, जो पूरे शरीर में रहता है। अगर हार्ट की मांसपेशियाँ भी कमज़ोर हो जाएंगी, वो किसी वजह से हो सकती है, ब्लड सप्लाई कमज़ोर हो उसकी वजह से होती है, जन्मजात का विकृति उसकी वजह से होती है, हार्ट के वाल्व की वजह से हो सकती है, और वायरल इन्फेक्शन से हो सकता है, इवन पोस्टमार्टम। कई बार डिलीवरीज के बाद में एकदम से अचानक से पेशेंट को हार्ट की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, थकान होती है, चल नहीं फिर पाती है, तो मालूम पड़ा 20% हार्ट काम कर रहा है। वायरल इन्फेक्शन है, किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ, उसमें हार्ट की मांसपेशी मायोकार्डाइटिस हो गया। तो ये भी महत्वपूर्ण ग्रुप है जो हम अपने कंट्रीज़ के अंदर अपने पेशेंट के सब ग्रुप के अंदर काफ़ी देखने को मिलता है, और इससे इनकी लाइफ बड़ी क्रिपल्ड हो जाती है। ये हार्ट अटैक से अलावा कंडीशंस है। फिर आती है आपके हाई ब्लड प्रेशर।
जो महत्वपूर्ण एक है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है जिन लोगों के अंदर, इंडिया के अंदर 95% में कोई कारण नहीं मालूम, 5 से 10% में मालूम है किडनी की आर्टरी ब्लॉकेज है या ब्रेन में कोई ट्यूमर है या कोई एडिनोमा है वगैरह वगैरह, लेकिन 95% में कोई कारण नहीं मालूम है। उसको हम कहते हैं असेंशियल हाइपरटेंशन, और वो मिडिल एज से और एल्डरली एज में डेवलप होता है। और ख़ास तौर से उस ग्रुप को पहचाना जाए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं साइलेंट किलर, और यूजुअली लोग बाग चेक नहीं कराते। जब उसको चेक कराते मालूम पड़ता हाई है, डॉक्टर कहता है दवाई लो, वो कहते हैं कि नहीं यार ऐसी दवाई बता रहे हैं तो, लेकिन नहीं, खान पान से कंट्रोल कर सकते हैं और खाली उसी से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी भ्रांति नहीं रखनी चाहिए। तो हाई ब्लड प्रेशर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हार्ट अटैक के अलावा। फिर आती है आपके हार्ट के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। वो हार्ट को बांध के रखने का काम करती है, नहीं तो हार्ट फैलता फूलता सिकुड़ता है, तो उसको कंट्रोल वे में, एक जैसे शेल होता है ना वैसे कंट्रोल होती है। उसकी बीमारियाँ हो सकती है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, उसका ट्यूमर हो सकता है, उसमें कैंसर हो सकता है, और भी इन्फेक्शन ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। वो भी अधिकतर बीमारियां जो ना लोग बाग इग्नोर कर देते हैं, वो बाद में जाके आके पता लगता है। तो ये जो चीज़ें मैंने 4-5 बीमारियां बताई है हार्ट अटैक के अलावा बताइए। अब मुद्दे पे आते हैं हार्ट अटैक के ऊपर। सर, हार्ट अटैक की अगर बात करें तो हार्ट अटैक क्यों होता है, कैसे होता है, एक बारी वो प्लीज़ आप बता दीजिए। देखिए सिंपल सी, मैं पहले आपको एक एनाटॉमी स्ट्रक्चर बताऊंगा। हार्ट अपना एक तरह से जो खुद पंप करता है, तो उसको भी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड सप्लाई के लिए कोरोनरी आर्टरीज होती है, धमनियाँ जिसको कहते हैं, कोरोनरी धमनियाँ मेन 3 होती है, लेफ्ट, राइट और LCX। ये जब ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को, मांसपेशियों को, अगर उसको मांसपेशियों को अगर हार्ट की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं चलेगी तो हार्ट की मांसपेशियाँ भी तो खत्म होगी ना। जो सारी शरीर में खून दे रहा है वो भी, उसको भी तो खून चाहिए ना। सही है। तो हार्ट अटैक का मुख्य कारण है कि ये जो कोरोनरी आर्टरीज है या धमनियाँ हैं, इनमें ब्लॉकेज या इनका सिकुड़ना। कई बार ब्लॉकेज नहीं होता लेकिन वो सिकुड़ जाती है कई फैक्टर्स की वजह से। बहुत ज़्यादा चिंता, एक्सट्रीम एंग्जाइटी, एक्सट्रीम टेंशन, उसकी वजह से अगर सिकुड़ जाती है तो भी हार्ट अटैक बढ़ जाता है। ठीक है कि नहीं। तो ये हार्ट अटैक के लिए जो सबसे जी चीज़ होती है वो होता है ब्लॉकेज। अब ब्लॉकेज कैसे डेवलप होता है, वो होता है आपके खान पान की गर्मी से कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है। जब कोरोनरी धमनीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, धीरे 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 कई साल लग जाते हैं उसको, मिडिल एज में शुरू हो जाता है, मैनिफेस्ट तो बाद में भी होता है वो। और जब उसके अंदर रप्चर होता है वो कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे बना 70% ब्लॉकेज, 80% हो गया, 90% हो गया, इवन 100% भी हो गया, तब तक भी ज़रूरी नहीं है हार्ट अटैक पड़े, क्योंकि कोलेटस डेवलप हो सकते हैं। कुदरत ने ऐसा सिस्टम बनाया कि जैसे जैसे ब्लॉकेज डेवलप होता है तो नॉर्मल रूप से कुदरत कोलेटस बनाती है। कोलेटस मतलब एक्स्ट्रा बाईपास, नेचुरल बाईपास। ठीक है कि नहीं। तो पेशेंट चलता रहता, करता रहता है। लेकिन अगर ब्लॉकेज है, सपोज करिए 50% ही ब्लॉकेज है, और हार्ट अटैक कैसे हो गया। हार्ट अटैक ऐसे हो गया कि जो प्लाक बनता है उसके ऊपर ब्लॉकेज, उसकी एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन फट जाती है, डिसेक्शन हो जाता है उसका। जैसे डिसेक्शन होता है, जैसे आपकी चोट लगी, क्लॉटिंग हुआ, तो क्लॉटिंग शुरू हो जाती है वहाँ पर। और क्लॉटिंग होते हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाती है 100% कट ऑफ होते ही हार्ट में पेन होता है। हार्ट का पेन आपको चेस्ट में भी हो सकता है, हाथ में भी हो सकता है, जबड़े पर भी हो सकता है, अपर एब्डोमेन में भी हो सकता है, कमर में भी हो सकता है, कई तरीके से मैनिफेस्ट करता है। और उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उस ब्लॉकेज को दूर किया जाए। अगर पेशेंट नज़दीकी किसी सेंटर में पहुंच सकता है जहां पर कि एंजियोप्लास्टी की सुविधा है, कैथ लैब है, तो उसको विदिन 1 आवर के अंदर वहां पहुंच के और शुरू करा देना चाहिए। तो उसकी जान बचने की संभावना 90% के 95% रहती है। अब आजकल ऐसी आधुनिक सुविधाएं हो गई है, हालांकि सुविधा सब जगह नहीं है, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए इतना कि अगर चेस्ट में बर्निंग होती है, सीने में दर्द होता है, या आपको अनइजीनेस होता है, पसीना आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ये हार्ट अटैक की निशानी हो सकती है। सर, अगर मैं अर्ली साइंस और सिम्टम्स की बात करूं, जैसे ये तो हो गए कि हाँ इमरजेंसी वाली चीज़ है, लेकिन अगर हम अर्ली साइंस की बात करें तो वो क्या है हार्ट डिजीज़ के लिए? तो देखिए, जो हार्ट के जो सिम्टम्स होते हैं वो बेसिकली तो 4-5 जो आपको सबको ही पता होगा। चलने में सांस फूलना सबसे कॉमन है, चेस्ट में दर्द होना, चलने से चेस्ट पे ना, या बैठे बैठे दर्द हो जाना, पैल्पिटेशन, धड़कन हो जाना, चक्कर आना, बेहोश हो जाना, ये सब हार्ट के मैनिफेस्टेशंस हैं। अब शुरुआती में हर बीमारी जैसे हार्ट के वाल्व है तो सबसे पहले धड़कन भी हो सकती है, चेस्ट पेन भी हो सकता है, सांस भी फूल सकती है। अब अपन अगर स्टिक करें
कि ब्लॉकेजेज जो होते हैं उसके सिम्टम्स क्या हैं। कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गया तो सबसे पहले जब ब्लॉकेज 70% से ज़्यादा हो जाता है तो ये मान के चलिए पेशेंट जब चलेगा थोड़ा दूर, आधा किलोमीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर तेज चलेगा तो उसके सीने में भारीपन होएगा। सीने में भारीपन हो सकता है, सीने में दर्द हो सकता है, सीने में जलन हो सकती है ना, अनईजीनेस महसूस हो सकता है, कई तरीके से मैनिफेस्ट करता है वो। उस समय पेशेंट क्या करता है, रुक जाता है, तो रुकते उसको आराम मिल जाता है। तो ये इसके शुरुआती लक्षण है। या उसको सांस फूल सकती है चलने के ऊपर, ये भी उसी को इंडिकेट करता है कि इसके ब्लॉकेज हो सकता है। या कभी धड़कन बिगड़ जाए तो एकदम से तेज़ी से धड़कन हो गई, और अगर और ज़्यादा बिगड़ जाए तो बेहोश भी हो सकता है। तो शुरुआती लक्षण में माइल्ड से लेकर सीवियर लक्षण कुछ भी हो सकते हैं। फर्स्ट मैनिफेस्टेशन कैन बी डेथ इन हार्ट अटैक, फर्स्ट मैनिफेस्टेशन। तो अब अगर वो तो चीज़ एक्सट्रीम हो गई है, कई बार मालूम आपने देखा होगा कि आप बैठे बैठे खाना खा रहे थे या वीडियो गेम खेल रहे थे, या आपने देखा कि स्टेज के ऊपर शो हो रहा है, काफ़ी वीडियो वायरल्स हो रहे हैं। हाँ। अब उसमें अर्ली सिम्टम्स तो क्या हुआ, तो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन इज सडन डेथ। तो दिस इज सच ए अनप्रेडिक्टेबल। हार्ट के जो सिम्टम्स हैं इतने अनप्रेडिक्टेबल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, जो एक्सट्रीम हो सकते हैं, उसमें बचने की संभावना भी नहीं होती। तो हमारा तो ये है कहना है कि जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं उनको पकड़ के अपना पूरा प्रॉपर चेकअप करें, जिसमें चेस्ट पेन हो सकता है, चेस्ट में अनईजीनेस हो सकता है, धड़कन हो सकती है, सांस लेने में शिकायत हो सकती है। ये हार्ट के वाल्व के सिम्टम्स हो सकते हैं, हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेजेज हैं उनके भी सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये अर्ली सिम्टम्स को आप इग्नोर कभी नहीं करें। कई बार लोग बाग ऐसे सोचते हैं, अरे भाई हमारे को तो गैस की प्रॉब्लम है, रात को दर्द हो गया था, सो रहे थे, 3 बजे 4 बजे उठ गए और गैस की दवाई ली, थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन मालूम पड़ा वो तो हार्ट अटैक हो चुका है। हम डेली रूटीन में देखते हैं जिनको हार्ट अटैक हो चुका है सिम्टम्स के साथ में, लेकिन वो दूसरे दिन जाके हॉस्पिटल में अटेंड कर रहे हैं। ये तो अच्छी है, ऊपर वाले का मेहरबानी है कि उनकी जान नहीं गई, जान भी जा सकती थी। लेकिन जब हम करते हैं उनकी जांच तो मालूम पड़ा हार्ट का फंक्शन 35% रह गया, 40% रह गया। तो अर्ली सिम्टम्स और लेट सिम्टम्स और सीवियर मैनिफेस्टेशन ये सब आपस में क्लब कर सकते हैं ये। सर जैसे आजकल ना हार्ट की जो बीमारियां हैं और हार्ट की जो दिक्कतें हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं, तो ये इसका क्या बिग फैक्टर आप मानते हैं? हार्ट की बीमारियां तो पहले भी थी जब से ये संसार है, लेकिन जब डिटेक्ट नहीं हो पाती थी। आज की तारीख में अपन इसको जल्दी से डिटेक्ट कर लेते हैं। आजकल ज़माना है आपका, बहुत तेज़ी से चीज़ें फैलती है, पता लग जाती है। आजकल आप मोबाइल लेके घूमते हैं, हार्ट रेट पता लग जाती है, तो 1 सेकंड में दर्द हुआ, आप खसे कहते हो मेरी हो गई। तो ये अर्ली डिटेक्शन जो होने लगा तो अवेयरनेस ही बढ़ गई। तो हार्ट अटैक की वो भी, हाँ ये कहना सही है कि पिछले कुछ सालों में, आज मेरे को इतने साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, कि जो हार्ट के ब्लॉकेजेस हैं वो बढ़े हैं। अगर अपन वाल्व की डिजीज़ और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ी है उनको अलग करते हैं, तो हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं जो कोरोनरी आर्टरीज में पिछले कुछ सालों के अंदर बढ़े हुए हैं, और ख़ास तौर से इंडियंस के अंदर जो युवा है 40 साल से नीचे, उन लोगों के अंदर भी ये मैनिफेस्टेशन और ये तकलीफ बढ़ी है। और ऑल ओवर देखा जाए तो आपने देखे होंगे कि कई 25 साल 30 साल 35 साल सडनली करते करते वो कोलैप्स कर जाते हैं, तो वो उनको पता ही नहीं पड़ता है। तो ये आपका कहना सही है, उसमें कई कारण हो सकते हैं। अगर आप कारणों की बात करते हैं तो जेनेटिक कारण सबसे महत्वपूर्ण है। हमने देखा है कि 19 साल के बच्चे के भी हार्ट अटैक हुआ है, हमने खुद ने देखा है। उसके जेनेटिक फैक्टर था, उसकी स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं थी, डायबिटीज की हिस्ट्री नहीं थी, कोलेस्ट्रॉल भी हाई नहीं था। तो जेनेटिक फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर फैमिली में किसी के माता पिता दादा दादी चाचा ताऊ पैटर्नल साइड के अंदर, मैटरनल साइड में किसी के हार्ट डिजीज है, तो उसको अगर एक से ज़्यादा लोगों के है तो ऐसे शख्स को अपने आप के प्रति ज़्यादा जागरूक रहना ज़रूरी है। और जागरूकता के में अपने वो रेगुलर टेस्टिंग भी कराएं, है कि नहीं, और खान पान पर भी और लाइफ स्टाइल में भी ध्यान रखें। तो वो जेनेटिक फैक्टर रहता है। दूसरा अगर बात करते हैं जेनेटिक के अलावा आपको बताएं दूसरे फैक्टर्स, वो है लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, जिनको एक्वायर्ड फैक्टर्स भी कहते हैं। ये पिछले कुछ सालों में ज़रूर बढ़ी है, क्योंकि लोगों का खान पान बिगड़ा है। खासतौर से यंगस्टर्स का स्कूल गोइंग से हमने देखा है जंक फूड खाने लगे हैं। जंक फूड के अंदर क्या होता है कि पिज़्ज़ा पास्ता बर्गर और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्राइड चीज़ें होती है, फ्राइड चिप्स हैं, ये सारी की सारी ट्रांसफैट्स कन्वर्ट करती है। ट्रांसफैट्स क्या होते हैं? ये डेंजरस ट्रांसफैट्स होते हैं जो बॉडी में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। दे आर नॉट गुड फैट्स। और ये जितनी भी है ना लाइफ स्टाइल चीज़ें हैं खाने के अंदर जो आती है, ये हाई कैलोरी और लो न्यूट्रिशनल होती है। न्यूट्रिशन तो होता ही नहीं है इनके अंदर, ज़ीरो।
या तो उसमें नमक ज़्यादा होता है, या शुगर ज़्यादा होती है, या उसमें मैदा ज़्यादा होती है कि नाम मात्र का वेजिटेबल्स होता है, नाम मात्र की चीज़ें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऑनलाइन डिलीवरी होती है, इतने सारे बन गए हैं, आपके घर बैठे बैठे रात को 2 बजे भी घर मंगा रहे हैं, दोपहर में मना रहे हैं, घर का खाना नहीं खा रहे हैं। मैं भी ऐसी कई फैमिलीज़ को जानता हूँ जिनका काम ही है ये, घर का तो 10% भी नहीं खाते, 90% खाना बाहर का खाते हैं। ईजीली डिलीवर हो जाता है, अप्रोचेबल होता है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ है सेडेंट्री वर्क। अब आजकल का ज़माना क्या है, सब ऑनलाइन का ज़माना है, घर बैठ जाते हैं, ऑफिस में बैठ जाते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो सेडेंट्री वर्क करते हैं, काम ही नहीं करते ज़्यादा, फिजिकल वर्क ही नहीं होता उनका। सेडेंट्री वर्क इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज जो कि हार्ट के अंदर ब्लॉकेज डेवलप करता है। तीसरी चीज़ है लैक ऑफ एक्सरसाइज। लैक ऑफ एक्सरसाइज के अंदर क्या आप वॉक ही नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी ट्यून्ड ही नहीं होगी, ओवरऑल फिटनेस, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस है वो भी डिटोरेट होगी। हार्ट के ब्लॉकेजेस के लिए प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर काम करेगा। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। फिर आती है आपकी एंग्जाइटी और तनाव। आज के ज़माने में मैंने देखा है स्कूल गोइंग बच्चों के 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास के बच्चों का तनाव होता है। आज मैंने न्यूज़ पढ़ी कि उसको 12th के अंदर वो पास नहीं हुई, 3 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। मतलब उन्होंने टॉलरेंस नाम की डेवलप नहीं हुई। जीत पास होना फेल होना तो एक तरह से एक जीवन का एक वो है, जीवन ख़त्म नहीं हो जाता यहीं पर, ये तो एक शुरुआत की कठिनाई है, वो तो पूर्ण कर सकते हो। तो तनाव बहुत बड़ा फैक्टर है। कई परिवारों के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है, फैमिली डिस्प्यूट्स को लेकर जाता है। मैंने ऐसे ऐसे लेडीज़ देखी हैं जिनको इतना एक्सट्रीम तनाव था कि वो हार्ट अटैक करके आई है ना। उस केस के अंदर हार्ट के अंदर छोटा सा भी प्लाक होता है, छोटा सा भी ब्लॉकेज होता है, फट जाता है, फटते क्लॉटिंग होती है, हार्ट अटैक हो जाता है, या नसें सिकुड़ जाती है, सिकुड़ते उसके चेस्ट में पेन होता है। तो तनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पारिवारिक क्लेश हो या आपके सामाजिक क्लेश हो या आपके कोई आर्थिक क्लेश हो, किसी भी तरह का तनाव हो, उस तनाव को नियंत्रण में करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तनाव एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। अब आपको मैंने बता दिया, इसके अलावा आते हैं आपका हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की प्रेवलेंस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि सॉल्ट इंटेक ज़्यादा बढ़ गया है। तो 10 से 15% लोग हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं हिंदुस्तान के अंदर। उसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस, हार्ट ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि मॉडिफाइबल फैक्टर है। जो इससे पहले मैंने आपको बताया वो सारे रिवर्सिबल फैक्टर है, आप उनको रिवर्स कर सकते हैं एक्सेप्ट जेनेटिक। ठीक है ना, सेडेंटरी वर्क है, एक्सरसाइज है, खान पान है, ये है। फिर आता है आपके डायबिटीज़। डायबिटीज़ की प्रेवलेंस भी काफ़ी बढ़ गई। कहते हैं कि इंडिया विल बी द हब ऑफ द डायबिटीज़ आफ्टर फ्यू ईयर्स। एवरी 3rd person विल बी हैविंग डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ से हम मानते हैं डायबिटीज़ जिनके भी है उनको हार्ट डिजीज़ है। वी कंसिडर एवरी पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ इज़ हैविंग ए हार्ट डिजीज़। तो डायबिटीज़ वालों को तो बहुत सावधान रहना चाहिए। इससे पहले मैंने एक फैक्टर आपको नहीं बताया, वो है स्मोकिंग, धूम्रपान, जो कि बहुत ही मेजर फैक्टर है। जो लोग ज़्यादा धूम्रपान करते हैं किसी भी फॉर्म के अंदर, या तंबाकू लेते हैं, बीड़ी हो, सिगरेट हो, हुक्का हो, है कि नहीं, या धुआं किसी भी तरह का लेते हैं। आजकल नॉन टोबैको बहुत ज़्यादा हुक्का लेते हैं आजकल। एफ्लुएंट सोसाइटीज़ के अंदर बड़ा शौक हो गया है हुक्का पीने का, और वो एक क्या लगातार पीते हैं कई घंटों तक। ट्रू। अब वो घंटों तक जब पीते हैं उसमें टोबैको नहीं है, लेकिन अग्नि तो है ही ना उसके अंदर, कार्बन तो है नहीं। जो चीज़ जलती है वो क्या होती है, वो कार्बन पार्टिकल्स अंदर जाएंगी। ट्रू। और वो इतने मात्रा में जाता है कि वो लंग्स को तो डैमेज करना ही करना है। लोग बाग ये सोच के खुश होते हैं कि यार ये तो नुकसान नहीं देगा, लेकिन वो उनसे ज़्यादा नुकसान देता है। तो मेरा तो ये मानना है कि उस चीज़ को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए। शौक के लिए आप कर रहे हो और अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हो। सही बात है। ठीक है कि नहीं? सही तो है। ये इनके फैक्टर्स हैं जो कि हम कहते हैं नॉन इरिवर्सिबल फैक्टर्स, नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स, रिवर्सिबल फैक्टर्स, मॉडिफाइड फैक्टर्स। अब जेनेटिक को तो नहीं कर सकते, लेकिन बाकी सबको कंट्रोल कर सकते हैं आप। सर, जैसा आपने अभी बताया घर का खाना, तो उसमें जो देसी डाइट आती है हमारी, जैसे घी, बटर, पराठा, इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? ये हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना? बचपन से आप पराठे के शौकीन रहे हैं। हाँ। इंडियन फूड के अंदर तो पराठा बहुत मेजर चीज़ है। घी के ऊपर शुरू से ही काफ़ी दारोमदार रहा है। हाँ। घर का घी, गाय का घी, बिलोने का घी। लेकिन आपको बताएं, देखिए बेसिकली कोई भी चीज़ है ना, कम मात्रा के अंदर नुकसानदायक नहीं होती है। अगर आप सही मात्रा में कोई भी चीज़ खाएंगे तो कभी नुकसान नहीं देंगी। लेकिन होता क्या है, कोई आदमी रोज़ पराठा खा रहा है,
रोज़ घी खा रहा है, सब्जी घी की बना रहा है, तो घी क्या होता है, सैचुरेटेड फैट होता है। जो जमता है और फैट वो सैचुरेटेड फैट है। तो आप जब खाएंगे, बाहर जम रहा है तो अंदर भी जमेगा, ट्रू। ठीक है कि नहीं। और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट होता है ऑयल आपके, जो जमता नहीं है। कोई ऑयल को जमते हुए देखा नहीं ना। नहीं। तो हमको क्या खाना चाहिए, ऑयल के अंदर ऑयल ज़रूरी है अपने शरीर के लिए। हमारी जितनी की भी सेल मेम्ब्रेन्स बनी हुई हैं वो सारी कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई हैं, ये है ना। लेकिन वो एक सही मात्रा में अगर आप लेंगे तो वो बॉडी को फ़ायदा पहुंचाएगा, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग एज ए कार्डिक पेशेंट्स को एडवाइस नहीं करते कि वो सैचुरेटेड फैट खाए। सैचुरेटेड फैट में घी हो, अब वो चाहे घर का घी हो चाहे बाजार का घी हो। डालडा तो मतलब ही नहीं है। डालडा टाइप का तो क्या होता है, वेजिटेबल घी, वो तो आपके ट्रांस फैट्स होते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये घी अगर सही मात्रा में थोड़ा सा लेते हैं, एज ए हेल्दी नॉर्मल पर्सन आप ले सकते हैं 5 से 15 ग्राम तक। अच्छा। ठीक है कि नॉर्मल ले सकते हैं 5 से। हमारी एक स्टडी होती है प्योर स्टडी, उसमें काफ़ी लंबी स्टडी थी। उसके अंदर ये था कि जो लोग 15 ग्राम से नीचे लेते हैं बटर या घी, उनकी लॉन्गेटिविटी और हैविंग हार्ट डिजीज लेस थी एज कम्पेयर टू अदर्स। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। हाँ, जो हार्ट का पेशेंट है उसको हम बंद इसलिए करते हैं कि वो बंद करने के बावजूद ही खाते हैं, हाँ। है कि नहीं। अगर हम कहते हैं हाँ भाई आप 5 ग्राम खा लीजिए, 5 ग्राम में सेटिस्फाइड ही नहीं हो, कहते हैं यार 5 ग्राम कह दिया तो थोड़ा सा और खा लो, तो उसको हम बिल्कुल मना कर देते हैं कि सैचुरेटेड फैट नहीं खाना। अनसैचुरेटेड फैट खाइए, ऑयल खाइए। अनसैचुरेटेड फैट भी 2 तरीके के होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बताते हैं मरीज को कि आप मोनो अनसैचुरेटेड फैट जैसे सरसों का तेल होता है, ऐसे तो आप नहीं समझेंगे। हाँ, तो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं सरसों का तेल, और पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है जैसे सोयाबीन है, सूरजमुखी का तेल है, इस तरीके के तेल होते हैं। इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन लेते हैं तो वो हार्ट वालों के लिए बढ़िया रहता है। अब पराठे खाने के बाद खाइए आप, आजकल नॉन स्टिकिंग फ्राई पैन्स हैं, आपको हफ्ते में एक बार खाने का इच्छा हुआ आप खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे खा लेंगे तो। बट ज़्यादातर घर के अंदर आप ऑयल इस्तेमाल कीजिए, कम ऑयल करिए। घी बटर का कोई इस्तेमाल एज ए नॉर्मल कर रहे हैं, बिना किसी पेशेंट्स के बता रहा हूँ मैं, पेशेंट्स के लिए तो अलग चीज़ें हैं, वो आप नॉन स्टिकिंग फ्राई पैन के ऊपर करिए आज, ठीक है, जिसमें कम मात्रा के अंदर जाएगा, क्योंकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। पहले की स्त्रियां या आदमी पूरी फिजिकल एक्टिविटी करते थे, कई किलोमीटर पैदल चलते थे, कुएं से पानी निकालना, चक्की पीसना, ये आजकल कहाँ है। अब आप बैठे हैं यहाँ ऑफिस में बैठे हैं दिन भर, और फिर कह के नहीं मैं पराठा 2 खा लूँगी तो जमेगा ही वो तो। हाँ, बर्न आउट कर सकते हैं उसको, आप ज़्यादा खा सकते हैं। अब लोगों का अपनी यहाँ पे लाइफस्टाइल क्या है, सुबह सुबह होते नहीं है, कचौरी समोसे पकौड़ियाँ ये वो, ये सब नुकसानदायक चीज़ है। कभी कभार के लिए तो खा सकते हैं, लेकिन नॉट एज ए रेगुलर थिंग। सर, अगर हम बात करें फास्टिंग की, तो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है आजकल यंगस्टर्स के अंदर बहुत प्रचलित है, और कीटो डाइट जैसी डाइट्स, तो ये हार्ट के लिए सेफ है या हानिकारक आप है? पहले ये बताइए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है। आपने पूछा सवाल तो आपको पता भी होगा कि व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। 24 घंटे के अंदर एक टाइम होता कितना है, पीरियड टाइम? सब जैसे 8 घंटे होता है। 8 घंटे तो रात को वैसे भी आप 8 घंटे जाते हैं, इंटरमिटेंट हो गई ऑटोमेटिकली। आप 10 बजे सो के 6 बजे उठ रहे हैं तो 8 घंटे की होगी ना फास्टिंग। और कौन सी फास्टिंग की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब 12-15 कुछ लोग करते हैं, 12 घंटे 15 घंटे तक फास्टिंग रखते हैं। कीटो जैसी डाइट क्या होती है? कीटो जैसे डाइट्स जैसे विदाउट फैट्स, विदाउट कार्ब्स, Without carbs। हाँ, विदाउट कार्ब्स वाली डाइट। ये मेरे ख्याल में यंगस्टर्स को ज़्यादा फैंसी आइटम चाहिए। हाँ। मैं आपको बता दूं, अभी लेटेस्ट स्टडी हुई है जो मैंने पढ़ा है, शायद नेचर पब्लिकेशन में उसमें आया था। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नॉट गुड फॉर हार्ट। इट इज़ नॉट गुड फॉर हार्ट, नॉट फॉर हेल्थ ऑल्सो। रादर आप अगर देखें कि जो अपने सिस्टम है, भारतीय सिस्टम है, उसमें आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करते हैं? आज तो गणेश जी का व्रत करना, आज मंगलवार का व्रत करना, आज शनिवार का व्रत करना। दिस वे ऑफ फास्टिंग इज बेटर देन व्हाट यू डू डेली। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, 12 घंटे नहीं खाइए, 14 घंटा नहीं किए, ठीक है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। बॉडी की रिक्वायरमेंट हर जीव की कैसी होती है, उठते पहले आपको चाहिए कुछ। अगर आप नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा स्टमक के अंदर, वो काटेगा उसको, आपकी एसिडिटी होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी। तो मॉर्निंग में तो आपको नाश्ता करना ही करना है। अब आपने नाश्ता किया, 3-2.5 घंटे में पच गया, अब दोपहर में आपको फिर भूख लगी,
तो क्या आप फिर नहीं खाएंगे? इंटरमिटेंट फास्टिंग है मेरी, तो आप शाम तक नहीं खाऊंगा। बॉडी की तो रिक्वायरमेंट है। ट्रू। आप नेचुरल लॉ के अगेंस्ट में जा रहे हो, आप बॉडी का रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में जा रहे हो आप। हाँ, अगर आप सपोज करिए बहुत ज़्यादा वजन है, आपका मोटापा बहुत ज़्यादा है, या आपको एडवाइस किया, तो उसका तरीका अलग है वेट लॉस का। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू हेल्प फॉर द हार्ट पेशेंट्स एंड जनरल पेशेंट्स। कीटो डाइट भी नहीं, जो आपने प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं ये लोग, इसमें कार्ब्स को बिल्कुल बंद कर देते हैं। हमने देखा है जिन लोगों के हार्ट अटैक हुए हैं और जिम करते हैं बहुत ज़्यादा, खाली प्रोटीन बॉडी के लिए पार्ट थोड़ी ना है, कार्ब्स भी ज़रूरी है और आपको चिकनाई भी ज़रूरी है, फैट्स भी ज़रूरी है। बॉडी बनी उसी चीज़ की है। अगर आप दीवार में बनाएंगे कि सब पानी भी ज़रूरी है, सीमेंट भी ज़रूरी है, गारा भी ज़रूरी है, रोड़ी भी ज़रूरी है, बजरी भी ज़रूरी है, आप कहेंगे नहीं साहब आजकल तो खाली सीमेंट से दीवारें बन रही, नहीं बन सकती। सही बात है। योर बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड दे रिक्वायर ऑल दीज थिंग्स ऑन ए रेगुलर बेसिस। हम बताते हैं कि 40 to 50% कार्ब्स लेना चाहिए, 30% के करीब आपके प्रोटीन्स लेनी चाहिए, 20% के करीब आप फैट्स लेना चाहिए, है ना। दिस इज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट वी। और अपने इंडियन पहले अगर थाली सिस्टम आप देखें हैं, दिस वाज ए परफेक्ट बैलेंस डाइट। उसमें चपाती होती थी, चावल भी होते थे, चटनी भी होती थी, दाल भी होती थी और 2 सब्जियां भी होती थी, और साथ में वेजिटेबल्स भी होते थे, मतलब सलाद वगैरह होती थी। और आपको बचपन में भी पढ़ा होगा 8th 9th के अंदर भी, व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट। तो दिस बैलेंस डाइट के अंदर आपके देखिए कार्ब्स भी उतनी है, फैट्स भी उतना है, प्रोटीन भी उतनी है। अब आप यहाँ से डेविएट होते हैं, हो क्यों रहे हैं पहले तो ये बताइए आप। व्हाई डू वांट कीटो डाइट? सिर्फ बॉडी लिफ्टिंग कर रहे हैं, हमको फैट बॉडी से ख़त्म करना है। कई लोगों ने एक्सट्रीम फैट कम कर दिया और वो दे डाइट। तो दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, दे आर गुड फॉर द हार्ट। आप खाइए। हाँ, किसी के अगर पर्टिकुलर कोई चीज़ है, कार्ब्स हम आजकल कम बताते हैं। कार्ब्स का रीज़न ये है कि कार्ब्स जो होती है, जैसे आलू है, आपके चावल हैं वगैरह वगैरह, कार्बोहाइड्रेट जितने भी हैं, वो अंदर बॉडी में जाके कन्वर्ट होती है आपके लीवर के अंदर ट्राइग्लिसराइड के अंदर। इंडियंस में देखा गया कि ट्राइग्लिसराइड इज़ वेरी हाई, है ना, नॉर्मल से ज़्यादा हर के मिलता है ऑलमोस्ट। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे ना तो उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, और एलडीएल जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो ज़्यादा होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर दुबले पतले लोग आते हैं, ट्राइग्लिसराइड इज़ वेरी हाई, एलडीएल नॉर्मल है कि नहीं। तो इट मीन्स देयर इज सर्टेन फैक्टर्स जो हमारे यहाँ के लिए अलग से है, एंड दे शुड बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर्स लाइक वेस्टर्न कंट्रीज। जो हमारे यहाँ भी जितनी भी स्टडीज़ हुई है उसके अंदर है कि हाई ट्राइग्लिसराइड होता है और एलडीएल में भी नॉर्मल, जस्ट बॉर्डर लाइन हाई, बट दे आर हैविंग हार्ट डिजीज, ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। तो ये जो आपका सवाल था, इसके लिए मैं कहूँगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो डाइट नॉट गुड फॉर हार्ट, नॉट गुड फॉर बॉडी ऑल्सो, दे शुड बी अवॉइडेड। सर, अगर हम बात करें जो हमारे रेगुलर बेसिस में बहुत ज़्यादा यूज़ आती हैं, कॉफ़ी और चाय, तो इनका हार्ट पे कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है? आप ये बताइए, कॉफ़ी और चाय में क्या होता है? कैफीन। कैफीन क्या करता है? सर, ये सब तो आपको पता है। नहीं, एज ए जनरल पर्सन तो वन शुड नो। हाँ, कैफीन आपकी बॉडी को तो अफेक्ट करता ही कैफीन है। इज ए स्टिमुलेंट। कैफीन आपको माइंड में स्टिमुलेशन देता है। जैसे आप पढ़ते समय कॉफ़ी पीते हैं, नींद नहीं आती है, दैट इज ए स्टिमुलेंट। ठीक है कि नहीं? अगर कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा मात्रा में लेंगे, तो वो आपको नेचुरल नहीं रहेगी ना। माइंड को जितना स्टिमुलेशन चाहिए उतना ही तो लेंगे आप। अब आपने एक बार कॉफ़ी पी ली, एक बार चाय पी ली, 2 बार चाय पी ली, 2 चाय कॉफ़ी पी ली, इट्स ओके। बट कई बार लोगों की लाइफ की हैबिट है दिन में 10-10 कप चाय पीते हैं, ट्रू, है ना, 8-8 कप कॉफ़ी पी जाते हैं। तो वो तो हार्ट नहीं, पूरी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। आपके वजन भी बढ़ेगा, उसमें शुगर भी जाती है, एज ए स्टूडेंट है तो ब्रेन डिपेंडेंट हो जाएगा उसके ऊपर। आप अगर वो नहीं लेंगे कुछ समय बाद तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे, आपको तो स्टिमुलेशन की आदत पड़ गई आर्टिफिशियल। तो ये चीज़ें एक लिमिट मात्रा में तो ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। नॉट ओनली फॉर हार्ट, दिस इज फॉर एंटायर बॉडी। सर, ये बातें हो गई कि हमें क्या करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशंस पे। ऐसी कौन सी हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला के हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं? देखिए, जो लाइफस्टाइल आज से हमारे से बहुत पूर्वज लोग भी करते आ रहे थे और सदियों से चली आ रही है, वो हम भूल गए। आयुर्वेद के जो पुराने सिद्धांत थे, वही सिद्धांत बेसिक लागू होते हैं अपने आयुर्वेद में भी जो लिखा है। नेचुरल जो लाइफस्टाइल होनी चाहिए, जिसके अंदर आप शुरुआत करते हैं मॉर्निंग से,
है कि नहीं? जल्दी उठना चाहिए। जो लोग 11-12 बजे तक उठते हैं वो लाइफ स्टाइल सबसे ख़राब है कि नहीं? अक्सर देखा होगा रात 2-2 बजे जगते हैं, 3-3 बजे जगते हैं। सरासर गलत है सेहत के लिए, खाली हार्ट ही नहीं पूरी बॉडी के लिए ख़राब है। तो आप अर्ली मॉर्निंग में उठिए, टाइम से उठिए, मॉर्निंग में अपने नॉर्मल उठ के योगा करिए, वॉक करिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर वो नहीं भी कर सकते घर पे स्ट्रेच एक्सरसाइज कर लीजिए, लेकिन उठिए टाइम से। कहते हैं ना कि लेट से उठने के बाद में तो अगर धार्मिक रूप से माना जाए तो फिर वो कहते हैं कि ईश्वर पसंद नहीं होते उसके अंदर। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना चाहिए। तो आज की जो मैंने लाइफ स्टाइल देखी है उसके अंदर इंसान को जितना जल्दी उस समय उठना चाहिए, तैयार होकर मॉर्निंग करके अपने फिजिकल एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, रेगुलर वॉकिंग करें। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम एडवाइज करते हैं नॉर्मल हेल्दी के लिए 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक 5 डेज ए वीक। ठीक है, वो तो कोई भी कर सकता है। मॉर्निंग में करें तो सबसे बढ़िया ऑक्सीजन मिलती है, गार्डन एरिया नहीं होता अपने आसपास में कर लीजिए। तो एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है कि नहीं? दूसरा, आप टाइम से अपना भोजन करिए, ब्रेकफास्ट भी करिए, लंच भी करिए, डिनर भी टाइम से होना चाहिए। कई लोग वॉमिट कर देते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्या खा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज़ है। उस पर मैं स्ट्रेस करूँगा कि आपके बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें ट्रांस फैट्स और फैटी फूड, जंक फूड्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कभी खाना है तो SOS कभी कभार खा लीजिए, आउटिंग के लिए जाना है, बट इट शुड नॉट बी ए हैबिट, नॉट ए रेगुलर फीचर। सबसे ज़्यादा बॉडी को नुकसान ही वही देता है, नहीं तो न्यूट्रिशन होता है नहीं वो होता है। सिडेंट्री वर्क, कम से कम आप सिडेंट्री रहिए। आप अगर आपका नेचर और वर्क ऐसा है कि मैं तो ऑफिस के अंदर ही रहते हैं, कोई बात नहीं, अब आधा घंटा 1 घंटे बाद उठ के 5 मिनट स्ट्रेच एक्सरसाइज कर लीजिए, नेक एक्सरसाइज कर लीजिए, बैक एक्सरसाइज कर लीजिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए। एक रूम आसपास में ऐसा होना चाहिए, कोई अगर पास में जगह मिल जाए तो वॉक कर लीजिए। तो इससे बॉडी ट्यून रहती है। एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनएक्टिव लाइफस्टाइल नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक वो सीढ़ियों का इस्तेमाल करिए, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल सीढ़ियों से ही चढ़ना चाहिए। मैं आज भी 3री मंजिल सीढ़ियों से ही चढ़ता हूँ, है कि नहीं? तो ये आज हमने सीखा, हमारे पूर्वजों से सीखा, वी फॉलो इट। आज की जनरेशन शायद आलसी हो गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनएक्टिविटी नहीं रहनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए। खान पान के अंदर ख़ास तौर से शुगर, नमक और फैट, इन चीज़ों का सेवन जितना कम कर सके उतना कम करें। और जितने भी आपको हमने बताया जंक फूड्स के अंदर ना नमक बहुत ज़्यादा होता है। खास तौर से ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है ना, दे आर वेरी डेंजरस। एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर है ना कम से कम आप मान लीजिए 8 चम्मच चीनी होती है। अगर आपने 2-3 कोल्ड ड्रिंक पीनी, आपका वजन तो बढ़ना निश्चित रूप से है। ट्रू। और बिल्कुल न्यूट्रिशन लेस है वो, फुल ऑफ कैलोरी विदाउट न्यूट्रिशन। बल्कि जो अपनी यहाँ की जो है पेय पदार्थ, नारियल पानी है, नीरा है, नींबू पानी है और छाछ है, कैरी पानी है, ये ज़्यादा हेल्दी है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो सेहत के लिए बिल्कुल नुकसानदायक है। तो खान पान एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, नॉर्मल हेल्थ रखने के लिए भी और वज़न कम करने के लिए भी। आप बिना एक्सरसाइज किए भी खान पान से अपना वज़न कम कर सकते हैं आसानी से, है नहीं? हफ्ते में 2 बार ऐसे करिए, आपने बिल्कुल नॉन फैटी फूड खाया घर के अंदर, सादा आधा खाना खाया, सैलेड ले लिया या और भी बहुत दलिया तुली वगैरह खा लिया, इससे आपका वेट मेंटेन हो जाएगा। है ना? टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी बनी है ना, एक नॉर्मल पैटर्न होता है बॉडी का, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्केडियन रिदम। बॉडी को निश्चित समय के, आप देखिए, आपने सपोज करो आप ब्रेकफास्ट कर गए, आपके खाने का टाइम 2 बजे का है, तो आपको 1:30-2 बजे के बीच में आपको हल्की हल्की भूख लगने लग जाएगी। ट्रू। अब आपने उसको सप्रेस कर दिया, 2 बजे के 3 बज गए, धीरे धीरे आप 4 बजे देखेंगे अब तो भूख करने की इच्छा ही नहीं है। इसलिए कि वो टाइम पीरियड निकल गया, बॉडी को चीज़ नहीं मिली और बॉडी अब आपके डिसऑर्गेनाइज होने शुरू हो जाएगी। तो आप चाहे थोड़ा ही खाएं, लेकिन खाएं अपने टाइम से। टाइम फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाता है आपके स्मोकिंग, धूम्रपान या अन्य व्यसन, शराब है, अल्कोहल है, इन चीज़ों को तो खैर वैसे भी नहीं करना चाहिए। और बाय द वे लत लग गई है, उसको छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर नहीं छुड़ा सकते हैं तो आपको डी एडिक्शन सेंटर में जाना चाहिए। और बाय द वे बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतनी कम मात्रा में कर दीजिए कि ऐसा लगे कि हाँ आप एक नॉर्मल कैटेगरी में आ गए। अति तो सबकी ज़्यादा नुकसान, पानी भी ज़्यादा पियेंगे तो नुकसान देगा। तो धूम्रपान, तंबाकू या किसी और तरह का नशा आज की जनरेशन बहुत करती है, हमने देखा है, वो बंद कर देना चाहिए। ठीक है कि नहीं? इसके अलावा तनाव,
तनाव के लिए मैं कहूँगा कि इन चीज़ों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है ये। स्कूल गोइंग बच्चे, कॉलेज गोइंग बच्चे, या जो सर्विस क्लास शुरू में करते हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, उनको एंग्जाइटी ज़्यादा है, तनाव ज़्यादा है। तनाव को मैनेज करना आना चाहिए। तनाव को मैनेज करने के लिए जब आ जाएगा ना, तो आप कुछ भी नहीं करें, अरे 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाएगी आपको। सही बात है। ईश्वर ने आपको हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आपका स्वस्थ शरीर दिया है। शरीर स्वस्थ है, लूले नहीं है, लंगड़े नहीं है, अंधे नहीं है, बहरे नहीं है। उन लोगों को सोचे जिनके पास ये नहीं है, उनके लिए तो टेंशन ही हुआ, लेकिन उनको देखो दे आर लिविंग हैप्पीली। तो सबसे पहले देखिए कि आपके पास ऐसी कुदरत की चीज़ है, नियामत है, जो किसी भी कीमत पे पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। आप उंगली नहीं खरीद के ला सकते, एक आँख नहीं खरीद के ला सकते, नहीं। तो तनाव किस चीज़ का लेना है? मैं स्ट्रेस इसलिए इस बात पर करूँगा कि मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में भी इतने सालों के अंदर देखा है कि तनाव लोग बाग जहन नहीं कर पाते। व्हाट इज़ स्ट्रेस? स्ट्रेस इज़ बेसिकली इनकैपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू यू। आपके विपरीत वातावरण बना हुआ है चारों तरफ, किसी भी वजह से, और आपने उसको आत्मसात नहीं किया, एब्जॉर्व नहीं किया, उसको हल्के से नहीं लिया, तो वो आपकी एंग्जाइटी होती है। स्ट्रेस इज़ नथिंग एल्स, ओनली दैट थिंग। तो अपनी कैपेसिटी बढ़ानी ज़रूरी है। और ये कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? आप मेडिटेशन करिए, आप अच्छा साहित्य पढ़िए, है कि नहीं, आपकी मानसिक क्षमता बढ़ाइए। आप शरीर की तो क्षमता घटाना बढ़ाना जानते हैं, लेकिन मानसिक फूड क्या लेना है आपको पता ही नहीं है। आप डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में बताइए, कपड़े साफ करते हैं, नहाते धोते हैं, डीओ लगाते हैं, खूबसूरत बन के चले आते हैं। मेंटल फूड क्या लेते हैं आप? मेंटल फूड आप लीजिए। मेंटल फूड क्या है? जो पिछली बातें हैं, जो नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको डिलीट करना। आपका कंप्यूटर के जैसे ब्रेन है, उनको डिलीट कर दीजिए। डिलीट नहीं कर सकते तो उसको फोल्डर बना के डोरमेंट कर दीजिए, अनयूज फोल्डर्स में डाल दीजिए। जब आपको निकालना 10 साल बाद निकाल लीजिएगा। सही बात है। तो डेली फिल्ट्रेशन, मेंटल फिल्ट्रेशन, आई से डेली फिल्ट्रेशन इज नेसेसरी। व्हेन यू प्रे इन द मॉर्निंग, स्पेंड टाइम फॉर योरसेल्फ फॉर हाफ एन आवर और 20 मिनट्स इन योर पूजा रूम में बैठिए, आत्मचिंतन करिए, आत्ममंथन करिए। जो आपने एक दिन पहले कुछ ऐसा किए जो आपको भी पसंद नहीं है, तो जो नहीं करना चाहिए, किसी के साथ व्यवहार हो, चाहे खान पान हो या कोई भी एक्टिविटी हो, उस चीज़ को स्मरण करिए, उसको डिलीट करिए और आगे नहीं करने के लिए प्रण करिए वापस से। ठीक है कि नहीं? यह आपका डेली मेंटल फिल्ट्रेशन का प्रोग्राम है। फिर आप करिए अपने माइंड की फैकल्टीज़ को, डिटर्मिनेशन को, फोकस अप्रोच को, आपकी लगन को कैसे इम्प्रूव करें। उसके लिए आपको ध्यान, मनन और चिंतन, जिसको मेडिटेशन सिंपल वहाँ पर। व्हाट इज मेडिटेशन? व्हेन यू फोकस समथिंग ऑन ए पर्टिकुलर थिंग। कई तरीका होता है, इटसेल्फ बहुत बड़ा चैप्टर है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन होता है, और आपके ज़हन मेडिटेशन होता है, कंसंट्रेशन मेडिटेशन होता है, बहुत बड़ा चैप्टर है मेडिटेशन। लेकिन आदमी के लिए 10 से 20 मिनट का मेडिटेशन करके सिर्फ ध्यान होता है कि आप आंखें बंद करके और एक पर्टिकुलर किसी ऑलमाइटी को, नेचर को, किसी को ध्यान करिए। आसपास की वर्ल्ड जो चीज़ें हैं, साउंड्स हैं या जो थॉट्स आ रहे हैं, उनको कर्टेल कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। शुरू में तो आसान नहीं होगा। जैसे आप बैठेंगे ना, तो पिछली बात आ जाएगी, या आज क्या करना है वो आ जाएगी। लेकिन नियमित अभ्यास करने से उनको आप 50% तक कर्टेल कर सकते हैं। ठीक है ना? फिर आती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में डीप इंस्पिरेशन और डीप एक्सपिरेशन, जिसको कि है ना अपन प्राणायाम बोलते हैं। प्राणायाम कई तरीके का होता है। ऐसे तो पूरा आप चलेंगे तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मैं ये एडवाइस करूँगा कि गहरा सांस खींच के थोड़ी देर रोकिए, फिर निकालिए, फिर थोड़ी देर रोकिए। ये डीप इंस्पिरेशन ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। इससे आपके टाइडल वॉल्यूम बढ़ता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है, कंसंट्रेशन करने में आपको उसको मदद करता है। अपन नॉर्मली 16 बार रेस्पिरेशन लेते हैं, जो आपको पता नहीं पड़ता है। बट व्हाट इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज? दिस इज द कॉन्शियस एफर्ट ऑफ ब्रीदिंग। व्हेन यू कम टू नो यू आर ब्रीदिंग, नॉर्मली आप सांस ले रहे हैं, आपको पता नहीं है आप ले रहे हैं। बट ब्रीदिंग एक्सरसाइज में प्राणायाम यही है, कॉन्शियस एफर्ट ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें कि 1 मिनट में 4 से 6 बार ही ब्रीदिंग करते हैं आप। जब आप लंबा सांस लेके रोकेंगे तो नेचुरली 16 बार नहीं लेंगे। जो 16 बार सांस लेते हैं वो शैलो ब्रीदिंग है। जब ये प्रैक्टिस आप डेवलप करते हैं डीप ब्रीदिंग की, तो धीरे धीरे आपकी हार्ट रेट भी कम होती है, आपकी मेंटल कैपेसिटी भी बढ़ती है, चीज़ों को एब्जॉर्व करने की क्षमता भी बढ़ती है ना? तो जब हार्ट रेट कम होती है तो आपको पता है हार्ट की ब्लड सप्लाई भी इम्प्रूव होती है। जब हार्ट रेट ज़्यादा होती है तो हार्ट की ब्लड सप्लाई भी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। ठीक है कि नहीं? ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, हार्ट तेज़ी से धड़केगा और एक आराम से चल रहा है।
एक 10 कदम चलिए, आप 100 कदम चलिए, वही चीज़ है। ट्रू। तो ये जो स्ट्रेस और तनाव कम करने के ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई है ना, और दूसरा आपकी अप्रोच टूवर्ड्स द थिंग। देखिए, मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा और बोलूँगा, तो लोगों को शायद पता नहीं है। एक तो होता है इंटेलिजेंट क्वोशंट, IQ जिसे बोलते हैं। एक होता है EQ, इमोशनल क्वोशंट, आपने पढ़ा होगा। हाँ। तीसरा होता है स्पिरिचुअल क्वोशंट, SQ, और इसी का SQ और होता है सोशल क्वोशंट। इन चीज़ों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा इंटेलिजेंस इज गवर्न एट द टाइम ऑफ बर्थ। उसमें आपका कोई रोल नहीं है। हाँ। आपको भगवान ने कितनी GB से बना के भेजा, आपको क्या पता 1 टेराबाइट है, 100 GB की है, क्या है? ट्रू। नहीं, कितनी एनालिटिक पावर है, कितना प्रोसेसर आपका काम कर रहा है, 2.4 कर रहा है, या रैम कितना है, ये तो कुदरत नहीं दिया है। दिस इज IQ, इसमें आप कुछ नहीं। कोई देखो, कोई मंदबुद्धि होता है, कोई एक्सेल इंटेलिजेंट होता है। हाँ। तो दिस इज ए गॉड गिवन थिंग, है कि नहीं? और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आजकल के लिए जो आपके तनाव होता है वो लैक ऑफ EQ, इमोशनल क्वोशंट की कमी है। आप सुपर इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर EQ आपका सही नहीं है, आप फेल हो सकते हैं जीवन के अंदर। व्हाट इज इमोशनल क्वोशंट? कुछ आइडिया है आपको? हम बताते हैं। इमोशनल क्वोशंट इज डिग्री ऑफ एडवर्स इवेंट या इंटेंसिटी ऑफ एडवर्स इवेंट डिवाइडेड बाय योर वे ऑफ रेस्पॉन्स। ठीक है कि नहीं? कितनी भी खतरनाक सिचुएशन हो, लेकिन आपका वे ऑफ रेस्पॉन्स बहुत ही नॉर्मल और साधारण है, इसका मतलब आपका EQ हाई है। हाई है। और आजकल कॉर्पोरेट्स वगैरह में तो EQ ज़्यादा देखते हैं, IQ कम देखते हैं। आपने सुना होगा, आप बोलते हैं, आपके कॉल आती है, मैडम हम यहाँ से बोल रहे हैं, आप ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, लोन ले लीजिए, वगैरह ले लीजिए। हाँ, खूब सारे दिन भर चलते रहते हैं। और आप उनको सुना भी देते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर वो मुस्कुरा के बातें करते रहते हैं, बुरा नहीं मानते। दे हैव डेवलप्ड द EQ। तो एवरी पर्सन कैन डेवलप द EQ, हाई लेवल ऑफ EQ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? सपोज करिए फाइनेंशियल क्राइसिस है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आपको टाइम लगेगा ना निकालने में। हाँ, आप कर क्या सकते हैं? तो उसके बारे में सोचिए कि हम इसको रिकवर कैसे करें, न कि उसको टेंशन लेके बैठ जाते हैं। टेंशन लेके बैठ जाते हैं तो नॉर्मल फंक्शन हार्ट का, दिमाग का ख़त्म हो जाता है। जैसे एक वायरस आ गया आपके कंप्यूटर के अंदर, और उसके बाद पूरा सिस्टम पकड़ गया। 1 थॉट कैन डिस्ट्रॉय द एंटायर सर्किटरी ऑफ माइंड। तो ये चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि तनाव को उतना ही लेना चाहिए जितना कि आपके लिए हेल्पफुल है। जैसे एग्जाम आप दे रहा है बच्चा, तो हल्का तनाव ज़रूरी है। माइल्ड एंग्जाइटी हेल्प्स इन परफॉर्मेंस, बट व्हेन इट बिकम्स मॉडरेट टू सीवियर इट डिटेरियोरेट्स परफॉर्मेंस। जब वो परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट, आप करेंगे क्या फिर? चोट लग गई, कोई हाय तो मचाने लग जाता है, कोई कहता है कोई बात नहीं, ज़्यादा चोट लगी, टेक इट इजी। किसी को जरा सी चोट लग जाती है, सहन शक्ति नहीं है उसकी, तो सहन, और वो हाई तो वो अटेंशन सीख करता है, ये भी आवे वो भी आवे, मेरे को पूछे। दिस इज नॉनसेंस। आप अकेले आए हो, अकेले झेलना पड़े। नो वन कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स, यू शुड अंडरस्टैंड। नो वन कैन शेयर योर पेन, नो वन अंडरस्टैंड योर सॉरोनेस। तो आप सिंपैथी लेके करेंगे क्या? नो नीड। तो किसी भी तरीके का तनाव को आपको खुद को झेलना आना चाहिए। हाँ, अगर आप हैंगअप में बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई अब मैं कैसे रिलीज करूँ, यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड, योर फैमिली मेम्बर्स, है कि नहीं? जब तक आप रिलीज नहीं करेंगे, माइंड के अंदर पाइल अप होता जाएगा। तो दिमाग को रोज़ भरिए, रोज़ खाली करिए, जैसे पेट को रोज़ भरते हैं, रोज़ खाली करते हैं। दैट शुड बी द अप्रोच। और कैसे इंप्रूव करिए, ये करिए। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आपने बुलाया, मैंने इसलिए स्ट्रेस के ऊपर ज़्यादा समय दिया। अपना EQ बढ़ाइए। और तीसरा आपका स्पिरिचुअल क्वोशंट। स्पिरिचुअल क्वोशंट वो है जो आप ऊपर वाले से, थर्ड पावर से कनेक्ट होता है। जब वो इंक्रीज होता है ना, तो जो आपकी मेटलिस्ट चीज़ें होती है उनको साधारण तरीके से हल्के से लेना आ जाता है आपको। क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है वो तो ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है ना, ये अपनी मान्यता है। नहीं, आपका कर्म के ऊपर ही अधिकार है, फल के ऊपर अधिकार नहीं है। कर्म फल के ऊपर अधिकार ही नहीं है। तो ये जब ईश्वर ने पहले से गीता में लिखा है, तो इसको फॉलो क्यों नहीं करते भाई? ठीक है कि नहीं? तो ये इसलिए मैंने स्ट्रेस, तनाव को सहन करना आना चाहिए। आज की जनरेशन को हल्के से लेना चाहिए और सहन शक्ति बढ़ानी चाहिए। आजकल छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर तो चाकू मार देते हैं, उसने उसको खाना ढंग से नहीं पहुँचा, सहन शक्ति की कमी है। तो ये तो बचपन से इनकलकेट करनी पड़ेगी इन चीज़ों को। पेरेंट्स को पेरेंटिंग अच्छी होनी चाहिए। स्कूलों में तो ये पढ़ाया नहीं जाता है, ये तो आपके परिवार वालों को करना पड़ेगा। जो आप परिवार में देखते हैं, सीखते हैं, वही तो बच्चा बड़ा बनता है। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते या उनको रोकते टोकते नहीं है, रोकना टोकना बहुत ज़रूरी है
है कि नहीं। टोकना इससे ज़रूरी है कि अगर आप किसी बाग के अंदर माली नहीं रखेंगे, देखभाल नहीं करेंगे तो जंगली घास उग जाएगी। ऐसे आपका ब्रेन होता है। बचपन में ब्रेन बिल्कुल कच्चा होता है, टहनी की जैसे होता है, जितना मोड़ेंगे उधर ही मुड़ जाएगा। 13 साल से 18 साल के बीच के अंदर इमोशनल कंट्रोल नहीं होता बच्चों का, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, दे आर इमोशनली अनस्टेबल। उस पीरियड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंटिंग। ट्रू। सर, अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें तो ऐसी कुछ चीज़ें जो हमें हमेशा साथ रखनी चाहिए, ऐसी कोई टैबलेट्स जो हमेशा साथ रखनी चाहिए? देखिए, सीधी सी बात है, हर इंसान को CPR सीखना चाहिए, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। विदेशों में तो सबको पता है, वहाँ पर तो क्या है, पब्लिक के अंदर भी, रोड साइड के अंदर भी असिस्टेंट है। ये एक जनरल नॉलेज की बात है। तो ये तो चीज़ें सबको होनी चाहिए। लेकिन अपने साथ में क्या रखिएगा, अगर हार्ट अटैक किसी को हो जाता है, अपने को सबसे ज़्यादा चिंता किस चीज़ की है? ब्लॉकेज हो गया, कोई बात नहीं, चलेंगे, सांस फूलेगा, धड़कन होगी, स्टिल देयर इज टाइम, इलेक्टिवली करा सकते हैं। वाल्व खराब हो गया, समय है। लेकिन हार्ट अटैक के समय नहीं है। तो टाइम इज़ द मसल, व्हाट वी से, टाइम इज़ द मसल। टाइम अगर है तो मसल है, वरना नहीं है। ट्रू। तो उस केस में क्या होता है, हर इंसान को, मैं तो कहता हूँ, चाहे ट्रेवल कर रहा हो और हवाई जहाज़ से हो, रेल से हो, बस से हो, सफ़र से हो, वगैरह वगैरह, ख़ास तौर से पास में तो नहीं कह रहे, कुछ हम एडवाइज करते हैं कि हार्ट अटैक अगर होता है, चेस्ट में पेन होता है, तो उसके पास में तुरंत अगर एस्प्रिन दे दी जाए तो वो क्या करती है, क्लॉटिंग प्रोसेस को स्लो कर देती है। तो एक तो एस्प्रिन की गोली 325 की आती है मिलीग्राम की, और एक होती है क्लोपिडोग्रेल, खून पतला करने की, जो भी हम इमरजेंसी में देते हैं, या टीकाग्लोर करके आते हैं। 2 दवाई देते हैं जो हम खून पतला करने की इमीडिएटली देते हैं, जिससे जो हार्ट अटैक की क्लोटिंग प्रोसेस है, जैसे डायनेमिक प्रोसेस, वो स्लो हो जाता है। दूसरा, उसके साथ के अंदर हम देते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई हाई मात्रा में, 80 mg एटोरवास्टेटिन या 40 mg रोजुवास्टेटिन। ये छोटी सी दवाइयाँ हैं, ज़्यादा नहीं है। एस्प्रिन रख लीजिए, क्लोपिडोग्रेल रख लीजिए, या टिकाग्लोर रख लीजिए, एटोरोस्टेटिन रख लीजिए, एक साथ के अंदर पेंटाप्रोजोल भी रख लीजिए, और एक आइसोडिलम जिसे कहते हैं जीभ के नीचे रखने वाली, वो इंजाने में काम करती है। एकदम जीभ के नीचे रखेंगे, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट कहलाती है वो जीभ के नीचे जैसे ही रखेंगे ना, तो विद इन सेकेंड्स के अंदर, विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर पेशेंट को आराम मिल जाता है। वो हार्ट की धमनियों को चौड़ा करती है, खोल देती है। वो तो इमीडिएट काम करती है, और जो हम दे रहे हैं खून पतला करने की दवाई, वो उस प्रोसेस को रोक देती है। तो ये हमेशा एक पिटोग्रा के अपने आना, जितनी भी आप बाहर जाते हैं अपने साथ में रखिए। अरे आपको जरूरत नहीं, किसी और को पड़ जाएगी भाई। ट्रू। आई ऑल्सो कैरी, जैसे बाहर होता है अपने पास में भी रखते हैं, बेडरूम में भी रखते हैं, वो भी रखिए। किसका क्या पता रात को 3 बजे आप कहाँ जाएंगे, नहीं, फिर फ़ोन करेंगे, वो समय निकल जाएगा। तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस समय को बचाने के लिए ये छोटी सी किट बना लें। किसी से भी पूछ सकते हैं आप, किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से, फिजिशियन से, मेरे ख्याल में डॉक्टर ज़्यादातर रखते हैं, बट जनरल अवेयरनेस होती है, हर इंसान को घर में रखनी चाहिए कुछ। ये मेरा मैसेज है इसके लिए। सर, मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं आखिरी में, प्लीज़। मैसेज किस चीज़ के अंदर चाहिए आपको? हार्ट हेल्थ हार्ट के अंदर हम तो ये कहेंगे कि देखिए, सबसे बड़ा मैसेज तो ये है, ईश्वर ने सबको 2 चीज़ें दी हैं। हाथ 2 हैं, पैर 2 हैं, आंखें 2 हैं, कान 2 है, नाक में भी डबल नॉस्ट्रिल है, लंग्स भी 2 हैं, किडनी भी 2 है, लेकिन हार्ट तो एक ही है। उसके लिए कोई ऑल्टरनेट नहीं। एक लंग चले जाएगा, जिंदा रह लेंगे, हाथ कट जाएगा, जिंदा रह लेंगे, आधी एक किडनी निकाल, लेकिन हार्ट तो एक ही है। हार्ट को इग्नोर नहीं करिए। आज के ज़माने में मैंने देखा है कि बाकी चीज़ें हार्ट की बातें करते हैं, लेकिन हार्ट को ही सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। जैसी आपकी एज 40 ईयर्स के करीब पहुंच जाए, आप अपने हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए हार्ट से रिलेटेड प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए, जांचें कराइए। दूसरा, हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए बचपन से ही, टीनेजर एज से ही, खान पान के ऊपर विशेष ध्यान रखिए। फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, मेंटल स्ट्रेस, इनएक्टिविटी, इन चीज़ों के बारे में सतर्क रहिए, है ना, सतर्क रहिए। आप ये नहीं कि टेक इट इजी मेक इट इजी वाला काम नहीं होता इस मामले में। इसके अंदर आपको शुरुआत से ही करना पड़ेगा, इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। तो ये मैं कहूँगा कि हार्ट का आप ध्यान रखिए। आप गाड़ी का तो ध्यान रखते हैं, हर साल उसकी है ना सर्विस करवाते हैं, आपके हार्ट की सर्विस कब कराइए, आपको याद है? याद है आपको? नहीं। आप सोचते हैं नहीं हमारा तो है ही, हम तो बिल्कुल लिखा के लाए, ऐसा नहीं है। हो सकता है बाल की बीमारी हो सकता है ब्लड प्रेशर ही हो जाए। तो नियमित रूप से खान पान, एक्सरसाइज, अवॉइडिंग स्मोकिंग, इनएक्टिविटी, मेडिटेशन, थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत बड़ा रोल है। ये भी बताऊँ मैं आपको, निगेटिव थिंकिंग को बंद करिए। कभी आती है तो कोई संसार है, लेकिन आप रिएक्ट कैसे करते हैं मैंने बताया ना, आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको डिलीट कर दीजिए। उन साथ में हमने खान पान का परहेज करिए, और नियमित रूप से अगर फैमिली में किसी को हार्ट डिजीज़ है या किसी के डायबिटीज़ आपके है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो अर्ली एज में अपनी जाँचें कराइए हार्ट से संबंधित।
जैसे लिपिड प्रोफाइल है, ट्रेडमिल टेस्ट है, इकोकार्डियोग्राफी है। अपना आइडियल वेट भी रखिए, जो मैंने स्ट्रेस नहीं किया था, लेकिन आइडियल वेट बहुत ज़रूरी है। आइडियल वेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो ये मैसेज दूंगा, कीप योर हार्ट हेल्दी ऑलवेज, फ्रॉम वेरी बिगनिंग, अर्ली इन द लाइफ टिल देर इज़ अ लाइफ। ट्रू। दैट्स माई मैसेज फॉर एवरीवन। हार्ट है तो जहान है, वरना कुछ नहीं है। सही बात रिश्तों को भी वहाँ हार्ट मान के रखता है, आपके जीवन को भी हार्ट मान के रखता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, और आपने इतनी अच्छी अच्छी एडवाइसेस दिए हमारी ऑडियंस को, और आई होप कि ये जानकारी, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये मेरी ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और बाकी ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान भावना शर्मा के साथ।